जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी का हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है। इसके अंदर हम वाउंड हीलिंग को देख लेते हैं। तो हीलिंग बेसिकली होता क्या है, ये देखिएगा डेफिनेशन। हीलिंग इज़ द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजरी इन एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कि कोई बॉडी में इंजरी हुई, जिसकी वजह से आपका जो फंक्शन है और स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो गया बॉडी का। तो हीलिंग क्या होगा, उसने रिस्टोर करना है नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन को। ठीक है? यही लेकिन डेफिनेशन हो जाएगी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन इसने रीस्टोर करना है। हीलिंग अब 2 तरीके से होती है। एक होती है रीजनरेशन के ज़रिए और दूसरी होती है रिपेयर के ज़रिए। अब रीजनरेशन, वॉइस इश्यू आ रहा है, सिर्फ़ हैदर को आ रहा है कि बाकी लोगों को भी आ रहा है? देखिएगा, वॉइस इश्यू बाकी लोगों को भी आ रहा है? वॉइस प्रॉब्लम कर रही है? नहीं कर रही। हैदर आपका जो है ना, वो प्रॉब्लम इंटरनेट की कनेक्टिविटी का, उसको देखिए ज़रा। अच्छा, हीलिंग 2 तरह से होती है। एक होती है रीजनरेशन के ज़रिए और दूसरी होती है रिपेयर या सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए। रीजनरेशन के ज़रिए क्या होगी हीलिंग? जब वो कहता है कि हीलिंग वो होगी रीजनरेशन के ज़रिए, जब कंप्लीट रिस्टोरेशन हो जाएगी ओरिजिनल सेल की। ये रेड में देखिएगा, रीजनरेशन क्या है? कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ द रीजनल टिश्यू। ठीक है? इसके अंदर पैरेन्काइमल सेल्स जो हैं, पैरेन्काइमल सेल्स से मुराद होता है, पैरेन्काइमल सेल्स जो होते हैं उनसे मुराद होता है जो एक्टिव टिश्यू होता है ना, फंक्शनल टिश्यू किसी जगह का होता है, उसको पैरेन्काइमा कहते हैं। तो पैरेन्काइमा फॉर एग्जांपल लीवर है, लीवर रीजनरेट करता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है, वो दोबारा से बिल्कुल न्यू बन जाता है, पहले की तरह फंक्शन करता है, उसका स्ट्रक्चर भी पहले जैसा हो जाता है। उसको हम कहते हैं रीजनरेशन, कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल टिश्यू। और दूसरा टर्म क्या है? ये रीजनरेशन नहीं होगी, रिपेयर होगी। रिपेयर के अंदर जैसे पता भी चल रहा है कि पिछला जो टिश्यू है उसका कुछ ना कुछ उसके अंदर बेहतरी आने की कोशिश करेगी और आखिर में वहाँ पे स्कार बन जाएगा। प्रॉपर फुल टाइम वो रीजनरेट नहीं होगा, वैसी पहले वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है? ये हीलिंग का आउटकम है, जिसमें टिश्यू डू नॉट रिटर्न टू द नॉर्मल आर्किटेक्चर एंड फंक्शन। कि ये दोबारा अपने प्रॉपर आर्किटेक्चर पे नहीं आते, प्रॉपर अपने फंक्शन के ऊपर नहीं आते, लेकिन कुछ ना कुछ रिपेयर हो जाता है, कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाती है। ठीक है? फॉर एग्जांपल, लंग्स में कोई डिजीज आ गई, टीबी आ गई, वहाँ पे रिपेयर हुआ। रिपेयर होने के बाद ये है कि वो कुछ फंक्शन तो उसका ठीक हो गया 70% तक, लेकिन 30% वो अपना फंक्शन लूज कर गया और कुछ ना कुछ जो है उस ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया। और आम तौर पे रिपेयर के बाद वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्कार भी हो जाता है। आपकी बॉडी पे कोई ज़ख्म आता है, वहाँ पे निशान रह जाता है, कोई वहाँ पे आप कह लें गड़ा पड़ जाता है या इस तरह का प्रॉब्लम। तो वो ये है कि पूरी नहीं हुई, बॉडी ने अपना फंक्शन तो दिखाया, उसने कुछ बेहतरी करने की कोशिश की, रिपेयर करने की कोशिश की, और लेकिन कुछ नुकसानात जो हैं वो रह गए बॉडी में। ये 2 तरह से जो है हीलिंग होती है। और हीलिंग करने के लिए कुछ सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर जो ये हीलिंग करते हैं, उन सेल्स का पोटेंशियल होता है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो फुल जो है डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है? ये देखिएगा 3 टाइप के सेल्स होते हैं, लेबाइल सेल्स, इनकी आप डेफिनिशन याद रखिएगा। ये लेबाइल सेल्स कौन से होते हैं? कंटीन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स, कि ये कंटीन्यूअस डिवाइड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। बॉडी में वैसे भी ये हो रहे हैं, जैसे ये देखिए एपिडर्मस, स्किन जो है वो उसकी 3 लेयर्स होती है ना, एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। एपिडर्मस सबसे ऊपर वाली होती है, पहले भी रिपीट हुई हुई है बात कि ये स्किन के आपको पता है जो सेल्स हैं वो बार-बार रीजनरेट कर रहे हैं। हमारी जेल से उतरते जा रहे हैं, लेकिन वो माइक्रो लेवल पे हो रहा है तो हमें दिखाई नहीं देता, और न्यू सेल्स आते रहते हैं। और वो किससे बनते हैं? कौन से सेल से? एपिडर्मस के बेसल सेल से बनते हैं। ठीक है? एपिडर्मिस में ये होता रहता है। एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर ये होता रहता है। एपिथेलियल जो एपिथेलियम जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे माउथ की है, नेज़ल है, वो एपिथेलियल सेल्स भी रीजनरेट करते रहते हैं। इसके अलावा बोन मैरो सेल्स, जो हमारे जो हड्डियों के अंदर वाले सेल हैं, वो भी बार-बार न्यू बनते रहते हैं। ठीक है? ये हो
फर्स्ट टाइप के सेल, इन्हें कहते हैं लेबाइल सेल। दूसरे टाइप के क्वेसेंट का मतलब होता है पुरस्कून, एक जगह पड़े रहना, स्टेबल रहना, स्टेबल सेल्स। ये कभी-कभी इनकी डिवीजन होती है, जैसे लीवर, पैंक्रियाज और फिब्रोब्लास्ट का ये इसमें एग्जांपल दे रहा है, लीवर की, किडनी की, पैंक्रियाज की, फिब्रोब्लास्ट की। ये हर वक्त इनकी डिवीजन नहीं होती रहती, ओकेजनल जिस वक्त जरूरत होती है तो इन सेल्स की जो है वो जरूरत पड़ जाती है। ये समझ लें दरमियाने हैं, ये होम्योपैथिक टाइप है। ये हर वक्त कर रहे हैं डिवीजन, ये कभी-कभी कर रहे हैं। और तीसरे टाइप के वो होंगे जो नहीं डिवीजन करते, नॉन डिवाइडिंग सेल। इसलिए इनकी इंजरी होगी तो फिर मसला भी बन जाएगा। जैसे न्यूरॉन्स हैं, आपको पता है कि न्यूरोनल सेल जो हैं वो डैमेज हो जाएँ तो वो दोबारा नहीं ठीक होते। अब थोड़ी-सी रिसर्च चेंज हो गई है, स्टेम कल्चर वगैरह भी आ गया कुछ, उस पे रिसर्च जारी है, लेकिन हम फिलहाल इसके मुताबिक ही चलेंगे, पुरानी रिसर्च के मुताबिक। ये नॉन डिवाइडिंग सेल जो होते हैं, कुछ मसल्स के सेल्स, कार्डियक और स्केलेटल, अगर वो डैमेज हो गए तो दोबारा रीजनरेट नहीं करेंगे। ये है कि उसका फंक्शन साथ वाले मसल ले लेंगे। न्यूरॉन्स में भी होता है, अगर कुछ डैमेज हो जाए इवन ब्रेन की, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी आती है पेशेंट में। वो कैसे आती है, साथ वाले जो सेल्स होते हैं वो स्पेस ले लेते हैं, सपोर्ट करने लग जाते हैं। जो फंक्शन, जो सेल डेड हो गए उसकी जगह जो आ जाते हैं। दूसरा फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस होता है, ब्रेन के कुछ सेल डैमेज हो गए। आपको पता है कि न्यूरोनल सेल दोबारा नहीं होते, लेकिन फिर बेहतरी कैसे आती है बार-बार, मतलब आप मेडिकेशन करते हैं, कोई फिजियोथेरेपी कराते हैं या इस तरह। वो ये होता है कि आप अडॉप्टिव करते हैं जो साथ वाले सेल्स होते हैं न्यूरोनल, उनको कि भाई तू फंक्शन ले ले, तू काम कर ले साथ वाले का, ठीक है? तो ये हमने टाइप ऑफ सेल्स देख लिए कि 3 तरह के सेल्स हो जाएँगे जो वाउंड हीलिंग के अंदर जो हैं काम करते हैं। और इससे पहले हमने मतलब देख लिया कि वाउंड की डेफिनिशन क्या है, और रीजनरेशन, और जो है 2 तरह से ये करते हैं कि या तो बिल्कुल रीजनरेट हो जाएँगे, दोबारा से नए हो जाएँगे, या रिपेयर होगी उसकी। अब आगे चलते हैं, ज़रा इसका देखते हैं हम कि हीलिंग कैसे होती है। अच्छा, 2 टाइप ऑफ हीलिंग होती है बॉडी के अंदर। एक होती है फर्स्ट इंटेंशन और दूसरी होती है सेकंड इंटेंशन। ये एमसीक्यू के हवाले से आया मैं, कि फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग होती है और सेकंड इंटेंशन हीलिंग होती है। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग क्या होती है, वाउंड्स विद अपोज्ड एजेस, मुखालिफ एजेस हैं, ठीक है? और ये ईज़िली हो जाती है फर्स्ट इंटेंशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्जरी वगैरह के अंदर होती है, आप सर्जरी करते हैं ना, और प्रॉपर एक वो सर्जरी के लिए आप कट लगाते हैं बॉडी के अंदर, अपोज्ड एज होते हैं दोनों, ठीक है? और आप किसी नीड के तहत ये कर रहे होते हैं, कोई ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हर्निया का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन है, या कोई जो है मेजर सर्जरी है, तो सी सेक्शन है, उसके अंदर ये करते हैं। ये थोड़ी आमतौर पे क्लीन होती है, इसमें 2 एज हैं, उनको आप आराम से जोड़ लेंगे इस तरह करके। जो सेकंड अटेंशन की होती है, बाउंड्स विद सेपरेटेड एजेस, वो ये इसको आप समझ लेंगे, वो सिंपल समझ लेंगे बेड़ा गर्क ही हो गया ना, वो हम समझ लेंगे। एक जगह ज़ख्म हुआ है, वो बिल्कुल ही बेरब्ता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बर्न से बाउंड हो गया, तो अब वो बिल्कुल ही बेरब्ता है। स्किन एजेस वहाँ पे प्रॉपर मौजूद नहीं, जिन 2 को आपने स्टिच करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप स्टिच कैसे करेंगे? यहाँ पे फिर वाउंड जो वो बन गया, वो खुद मतलब फिर हीलिंग की तरफ आएगा, कुछ बेहतरी आएगी तो होगा। ऊपर वाला जो है फर्स्ट टेंशन, उसको तो आप प्रॉपर सर्जरी कर सकते हैं। जो है बाउंड एजेस अपोज्ड हैं, उनको जोड़ देते हैं, लेकिन सेकेंडरी के अंदर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है ये बाउंड एजेस को जोड़ना। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा-सा डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी का। क्लीनलीनेस के हवाले से देख लें, फर्स्ट पॉइंट जो है क्लीनलीनेस, ये जो ये प्राइमरी है इंटेंशन, और ये सेकेंडरी का उसने लिखा हुआ है। क्लीनलीनेस, ये प्राइमरी आमतौर पे क्लीन होता है, सेकेंडरी क्लीन नहीं होता। क्लीन से मुराद ये है कि वो ज़रा जो है एक ही प्रॉपर शेप के अंदर प्रॉपर उसको आप कट लगाते हैं, इतना वो वहाँ पे कोई डर्ट वगैरह या कंटामिनेशंस नहीं होती। लेकिन सेकेंडरी अटेंशन जो यकदम अब्रप्ट सा ज़ख्म हुआ हुआ है उसके अंदर, वो ज़रा क्लीन नहीं होगा। इन्फेक्शन आम तौर पे जो है प्राइमरी जो इंटेंशन से हीलिंग होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता। वो आप खुद कर रहे हैं ना, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं या एक कट लगा रहे हैं, प्रॉपर उसको कर रहे हैं। जो दूसरा होता है सेकेंडरी, उसके अंदर इन्फेक्शन होगा,
मार्जिन्स देख लें, मार सर्जिकली क्लीन होंगे मार्जिन, जो जख्म के मार्जिन है दरमियान में, फॉर एग्जांपल एक कट लगा है तो वो सर्जिकली क्लीन होगा। दूसरा इरेगुलर शेप में होगा, बर्न हो गया, वो कोई प्रॉपर तो स्किन नहीं है जिसको आपने जोड़ना है। सुचर्स आमतौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं प्राइमरी इंटेंशन के अंदर, ठीक है? सुचरिंग आप कर सकते हैं, सेकेंडरी इंटेंशन में आप सुचरिंग नहीं कर सकते। और स्मॉल ग्रेनुलेशन टिश्यू, ये ज़ाहिर सी बात है, जो ग्रेनुलेशन टिश्यू इसका बनना है, जो रिपेयर के लिए बनना है वहाँ पे, वो स्मॉल होगा। ये वाला ज़ख्म भी बड़ा है तो ये लार्ज होगा। आउटकम इसका जो है, जब ये हीलिंग होगी तो क्या नतीजा निकलेगा? यहाँ पे लीनियर स्कार बन जाएगा। स्कार दाग को कह सकते हैं आप, या जो आखिर में एक ज़ख्म के ऊपर टिश्यू बन जाता है जो कनेक्टिव टाइप का, उसको हम कहते हैं। ज़ख्म के निशान को भी कह सकते हैं। आउटकम लीनियर स्कार होगा, एक प्रॉपर उसकी लाइन सी नज़र आएगी, ठीक है? कि यहाँ से ये हुआ हुआ है, और ये दूसरे वाला इर्रेगुलर बाउंड होगा बिल्कुल ही। कॉम्प्लिकेशंस आमतौर पे जो हैं वो प्राइमरी इंटेंशन में नहीं आती, अगर पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रॉपर दी जाए। और जो सेकेंडरी है उसके अंदर फ्रीक्वेंट होती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन भी है इसके अंदर, तो फिर उसकी जो है इन्फेक्शन के नतीजे में प्रॉपर क्लीनलीनेस नहीं है, इर्रेगुलर शेप है, ग्रेनुलेशन टिश्यू ज़्यादा है, बाउंड इर्रेगुलर है, तो उसके नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आमतौर पे सेकेंडरी इंटेंशन के अंदर होती हैं। तो इस चार्ट को मतलब देख लीजिएगा, किसी भी पॉइंट का एमसीक्यू बन सकता है। उसके लिए पहले तो ज़रूरी है आपको प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन का पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें हम हीलिंग बाय फर्स्ट अटेंशन को देख लेते हैं कि फर्स्ट अटेंशन में हीलिंग किस तरह होती है। ये पॉइंट्स तकरीबन वही हैं पिछले वाले के, क्लीन एंड अनइन्फेक्टेड होगी, सर्जिकली इंसाइज्ड होगी, आपने खुद प्रॉपर एक कट लगाया है इसलिए क्लीन होगी, फौरी तौर पे तो वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं होगा इसलिए क्लीन एंड अनइन्फेक्टेड होगी, ज़्यादा लॉस नहीं होगा सेल और टिश्यूज़ का, और एड्जियों को हम जोड़ लेंगे सर्जिकल सुचर से, और वाउंड आमतौर पे होंगे अपोज्ड एजेस पे, ठीक है? ये वही वाले पिछली स्लाइड वाले ही पॉइंट है। अच्छा, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं वाउंड हीलिंग की, ठीक है? अच्छा, वाउंड आमतौर पे जो होता है वो वाउंड हीलिंग जो हम इधर कंसीडर कर रहे हैं वो इंटरनल वाउंड्स को कम, और आमतौर पे जो स्किन के ऊपर वाउंड्स हैं, कोई सर्जरी वगैरह हो रही है, उसको हम ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें मतलब एपिडर्मिस, डर्मिस या हाइपोडर्मिस इन्वॉल्व होगी। तो अच्छा, ये बताएँगे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन-सा है बॉडी का? लार्जेस्ट ऑर्गन, ये तो वैसे अब सबको ही पता होता है। सबको ही पता होता है लीवर है। नहीं भई, सबको ही पता है स्किन है। हाँ, लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है। आमतौर पे हम जो बात कर रहे हैं वो स्किन की कर रहे हैं। स्किन की फिर आगे जो है वो लेयर्स आ जाती हैं, मैंने आपको बताया एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये इन्वॉल्व कर सकता है जो वाउंड है, एपिडर्मिस को भी, डर्मिस को भी और हाइपोडर्मिस और इवन के नीचे जो अपना मसल्स हैं उनको भी, और मसल्स के अंडरलाइंग जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनको भी। तो स्किन की ज़रूरत क्या होती है बॉडी के ऊपर? अगर स्किन को हम देख लें, ये जो स्किन है, स्किन का स्ट्रैटम कॉर्नियल बेसल, ये क्या बताते हैं? हाँ, ये जो ऊपर वाली होती है ना लेयर एपिडर्मिस, इसके अंदर ये डिफरेंट होती हैं फिर, जो आप स्ट्रैटम कॉर्नियम वगैरह का बता रहे हैं, बेसल सेल्स का बता रहे हैं। तो स्किन आमतौर पे ये है कि एक तो ये बैरियर है अगेंस्ट पैथोजेनेसिस। ये पैथोजेंस कोई जरासीम वगैरह आ रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको स्किन का सामना होगा ना बॉडी पे अटैक करने के लिए। अल्ट्रावायलेट लाइट कोई आ रही है सूरज वगैरह से, उसको भी पहले स्किन का सामना करना पड़ेगा। अगर ये ना हो और पैथोजेंस और लाइट वगैरह डायरेक्ट जाए तो बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। ये लाइन ऑफ डिफेंस है बिल्कुल। फर्स्ट बैरियर है जो ये है। सेकंड बैरियर वगैरह में जब वो चला जाता है तो अंदर फिर वो टी सेल्स, बी सेल्स और वो सारा कुछ, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज़ वगैरह आ जाते हैं। और इसके अलावा ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है, वाटर की रेगुलेशन भी करती है, स्वेट वगैरह आ रहा होता है और सारा ऑस्मोसिस वगैरह को रखना इसने जो है मेंटेन। और
अच्छा, एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट आ जाता होता है, वाउंड की टाइप आ जाती होती है कि वाउंड आमतौर पे 2 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन वाउंड और दूसरे को क्लोज्ड वाउंड। ओपन वाउंड वो होता है जिसमें बॉडी ओपन हो गई, स्किन ओपन हो जाती है, ठीक है? और इसके अंदर मतलब आप लगा लें कोई फ्रैक्चर हुआ, कोई हड्डी बाहर आ गई। कॉन्टूजन क्लोज़ में आती है, आई थिंक। कन्टूजन तो क्लोज़ में आती है ना? ये जो अब्रेज़ियन होगी, कन्टूजन्स हो गई, हेमाटोमा हो गई। ओपन तो वो है जिसमें स्किन ओपन हो गई और बॉडी ऑर्गन्स वगैरह हो गई। जी, ओपन और कंपाउंड एक्सपोज़्ड टू एनवायरनमेंट, ये ज़्यादा अच्छी एक डेफिनिशन है, ठीक है? और क्लोज़ वाउंड वो हो गया जिसके अंदर जस्ट स्किन के ऊपर कोई रगड़ वगैरह आ गई, जैसे कंटूजन हो गया, जैसे ये बता रहे थे, अब्रेज़ियन हो गया, कोई रगड़-शगड़ लग गई है। और हीमाटोमा हो गया, हीमाटोमा आपको मैंने बताया था स्किन के अंदर जो है ब्लड की अकामुलेशन, ब्लड अगर बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हैमरेज। और अगर अंदर ही मौजूद रहता है तो उसको हम कहते हैं हीमाटोमा। वो फिर क्लोज़्ड वाउंड के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो चलें इसको हम स्टेजेस ऑफ वाउंड हीलिंग को देखते हैं। स्टेजेस ऑफ वाउंड हीलिंग में ये है कि सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी फेज़ होता है। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी से पहले भी हीमोस्टेसिस भी आता है समटाइम, उसको हम समटाइम इन्फ्लेमेटरी के अंदर ही कंसीडर कर लेते हैं, वरना स्टेजेस ऑफ वाउंड हीलिंग को हम बाज़ का 4 भी कर लेते थे, ये 4 हैं। उसमें हीमोस्टेसिस क्या होता है मैंने आपको बताया भी था। और उसमें हीमोस्टेसिस हम पहली स्टेज कर लेते होते हैं, सेकंड स्टेज इन्फ्लेमेटरी, थर्ड प्रोलिफरेटिव और चौथी जो है मैच्योरेशन कर लेते हैं। इनको देख लेते हैं, पहली स्टेज जो होती है आमतौर पे उस हीमोस्टेसिस कहा जाता है। या ये हीमोस्टेसिस मैंने आपको किसमें बताया था? सर्जरी के लेक्चर में कि मेडिसिन के लेक्चर में? हेमरेज में बताया था मैंने। हाँ जी, ब्लड स्टॉपेज। मैंने आपको बताया था कि हेमरेज का ये अपोज़िट होता है बिल्कुल। सर्जरी में बताया था, फिर तो आपको याद होना चाहिए। अभी तो ये रेगुलर लेक्चर्स चल रहे हैं। तो हीमोस्टेसिस आमतौर पे होता है कि ये हेमरेज का अपोज़िट होता है। हेमरेज होता है ब्लड का बाहर निकल आना, हेमोस्टेसिस होता है ब्लड का ब्लॉकेज करना, उसको रोकना। ये आमतौर पे फर्स्ट जो स्टेज है वाउंड हीलिंग की ये होती है कि आपको कोई ज़ख्म बनाया और ब्लड निकलना शुरू हो गया है, तो वेसल्स आपकी कंस्ट्रिक्ट करेंगी, बॉडी का ये रिस्पॉन्स होगा। नहीं, नहीं, विटामिन का वो तो जस्ट एक आधा पॉइंट पढ़ा होगा। जो प्रॉपर हमने ये इसको पढ़ा था ना हीमोस्टेसिस का टर्म, और मैंने आपको बताया था, वो हमने सर्जरी में पढ़ा था हेमरेज के टॉपिक के अंदर। वहाँ पे भी वो तो जस्ट क्लॉटिंग के अंदर ज़िक्र हुआ था ना, बाद में प्रॉपर डेफिनिशन हमने इसकी हीमोस्टेसिस की सर्जरी के हेमरेज लेक्चर में पढ़ी थी। अच्छा, इसमें हीमोस्टेसिस में क्या होता है कि एक तो सबसे पहले वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएँगी, ये बॉडी का रिस्पॉन्स होगा कि भाई ब्लड वरना तो सारा निकल जाएगा बॉडी में से। और वहाँ पे फिर प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ब्लड सेल्स 3 टाइप के होते हैं ना, आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ और प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स हैं उनका फंक्शन होता है ये ज़ख्म वगैरह को बनाना, वहाँ पे कोagulation करना, तो फौरी तौर पे डिफेंस लाइन की सूरत में ये आ जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे फिब्रिन का मैश बनना शुरू हो जाता है। फिब्रोब्लास्ट आ जाते हैं। फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कोलेजन बनाते हैं, वहाँ पे वो आएँगे ताकि चलो कोई जो है ना अपनी कारीगरी करें, जैसे पीको-शीको नहीं करते, तो पीको करने आ जाते हैं वो वहाँ पे, फीमेल्स को ज़्यादा पता होगा पीको। तो उसके बाद आम तौर पे जो दूसरी स्टेज होती है वो इन्फ्लेमेटरी फेज़ होती है। इन्फ्लेमेटरी फेज़ लास्ट तक से पता चल रहा है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन मैंने बताया कि ये बेहतर होती है बॉडी के लिए। वन विल ब्रांड फैक्टर्स वन विल ब्रांड फैक्टर्स, ये जो वो होते हैं अपना इसको रोकने के लिए ब्लीडिंग को। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी फेज़ के अंदर मैं बता रहा था कि ये बाज़ औक़ात बॉडी के लिए बेहतर होती है, बल्कि होती बेहतर है, ये बॉडी को बताती है कि ये नुकसान हो रहा है, भई कुछ कर लो। तो इसके अंदर ये होगा कि इन्फ्लेमेशन की बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो पढ़ते होते थे पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी वगैरह में। रेडनेस हो जाती है और पेन आ जाता है और फंक्शनल वीज़ा हो जाता है। अच्छा, तो
इन्फ्लेमेशन होगी, वो जगह जो है वो उधर इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। वहाँ पे फ्लूइड जो डिफरेंट टाइप का, जहाँ पे भी आपको पता है ज़ख्म होता है, पहले तो वहाँ पे आपने ब्लड रोकने का काम करना है। ब्लड रोक किया तो वहाँ पे फिर वो जो है जगह आप आम लफ्ज़ में कह सकते हैं कि सूज जाती है, सोजिश हो जाती है। वहाँ पे क्योंकि डिफरेंट टाइप के सेल्स आ गए, डब्ल्यूबीसीज़ फिर उसके बाद आ जाते हैं। मतलब पहली फ़ेज़ में तो प्लेटलेट्स आते हैं, फिर डब्ल्यूबीसीज़ आते हैं। डब्ल्यूबीसीज़ इसलिए आते हैं कि भई यहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है? तो वो आ जाते हैं। कुछ जो ये सारे फैक्टर्स वगैरह इकट्ठे हो रहे होते हैं, कोलेजन वगैरह, फिब्रोब्लास्ट वगैरह, यासिर क्या कह रहे हैं? ब्रैडिकाइनिन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर फॉर वैसोकंस्ट्रिक्शन, और ऊपर बता रहे हैं वॉन विलेन फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स होते होंगे, ये डिटेल में मॉलिक्यूल लेवल पे है। अगर आपको कोई इसका है कन्फर्म है तो साथ-साथ बताते जाएँ, बाकियों के भी नॉलेज में इज़ाफ़ा होता जाएगा। अच्छा, तो इन्फ्लेमेटरी फ़ेज़ होगी। इसके अंदर मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसीज़ आ गए, ग्रोथ फैक्टर आ गए, ये सारा कुछ वहाँ पे मिल-मिला के जो है उन्होंने सोजिश कर दी, ठीक है? सोजिश करने का ये फ़ायदा हो गया कि वहाँ पे जो ब्लीडिंग रुकनी थी या वाउंड ने बढ़ना था, वो ज़रा कम हो गया। उसके बाद फिर आ जाएगी प्रोलिफरेटिव फ़ेज़, ठीक है? प्रोलिफरेटिव मैंने होता है किसी चीज़ का पैदा होना, बढ़ना, इसको हम अभी आगे देखते हैं। और फिर थर्ड और आखिरी फ़ेज़ हो जाती है मैच्योरेशन और रीमॉडलिंग फ़ेज़। 2 हमने स्टेजेस देख ली, हीमोस्टेसिस और इन्फ्लेमेशन। अब हम देखते हैं प्रोलिफरेटिव फ़ेज़ को। ये देखिएगा, ये 4 स्टेजेस भी दिखाई गई हैं। ये नंबर 1, यहाँ ये टिश्यू है, बॉडी टिश्यू है। ये नीचे वाली ये ब्लड वेसल है। यहाँ पे जैसे ही इंजरी हुई तो ये ब्लीडिंग हुई, ये यहाँ पे, ये ब्लड कम्युलेट हो गया, ठीक है? ये हीमोस्टेसिस फ़ेज़ भी इसको आप कह सकते हैं। ये दूसरी फिर इन्फ्लेमेटरी फ़ेज़ हुई, इसमें फिब्रोब्लास्ट आ गए और मैक्रोफेजेस वगैरह आ गए, कोई फ्लूइड वगैरह यहाँ पे इकट्ठा हो गया और डब्ल्यूबीसीज़ आ गए, कुछ ग्रोथ फैक्टर आ गए। थर्ड स्टेज ये आ जाती है प्रोलिफरेटिव वाउंड हीलिंग के अंदर, ठीक है? और जो फिब्रोब्लास्ट आते हैं, फिब्रोब्लास्ट बेसिकली क्या होते हैं, ये टिश्यू सेल्स होते हैं जो कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? यहाँ पे अब पैमंदकारी का अमल शुरू होना है ना, इसको सेट भी करना है, नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है प्रोलिफेरेटिव, कि किसी चीज़ का आ रहे हैं और नई चीज़ कोई बन रही है। तो वो बेसिकली फिब्रोब्लास्ट जो हैं यहाँ पे कोलेजन बना रहे होते हैं। अब इस ज़ख्म को बंद भी तो करना है ना, ये बल्कि ये देखिए फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन हो गई। यहाँ पे आना शुरू हो गई, ये सेल्स आना शुरू हो गए। यहाँ पे मैश वो बनाएँगे इसको बंद करने के लिए। और चौथी स्टेज होती है रीमॉडलिंग, कि सारा कुछ तो हो गया, इतना खप-खपाया, यहाँ पे ब्लड भी आया, ब्लड के बाद इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के बाद प्रोलिफरेटिव, अब एक स्यापा-सा पड़ गया ना, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब उसको दोबारा अपने स्ट्रक्चर पे भी तो लाना है। उस जो स्ट्रक्चर पे दोबारा वापस लाना होता है, उसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं। ये न्यू एपिडर्मिस बनती है, नीचे जो डर्मिस है, वो भी दोबारा से हील करती है। उसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं, टिश्यू का वापस अपनी जगह के ऊपर लाने की कोशिश करना बॉडी को, ताकि वो अपना फंक्शन परफ़ॉर्म कर सके और स्ट्रक्चर अपना बेहतर कर सके। ये देखिएगा, पहले मैच्योरेशन फ़ेज़ के बारे में देख लें, पहली 2 तो हमने देख ली कि हीमोस्टेसिस हो गया ब्लड वाला, फिर हमने देखी इन्फ्लेमेशन हो गई। और ये आप देखिए, उन दोनों को अगर हम एक ही स्टेज कंसीडर कर लें, हीमोस्टेसिस और इन्फ्लेमेशन को, तो ये स्टेज नंबर 2 है, मैच्योरेशन फेज़, ठीक है जी? इसके अंदर क्या होता है मैच्योरेशन फेज़ के अंदर देखिएगा, ये आमतौर पे 5 से 7 दिन बाद शुरू होती है इंजरी के। ये डिपेंड करता है वैसे तो वाउंड के साइज़ पे और किस तरह हुआ है और कितना है, लेकिन आम तौर पे जो एक हम स्टैटिक इसको जनरलाइज़ टॉक करने की कोशिश करें तो उसके अंदर फिर ये 5 से 7 दिन का होता है मैच्योरेशन फेज़, ठीक है? इंजरी होने के 5 से 7 दिन बाद। अब क्योंकि वो वाउंड का डायरेक्ट यूँ पूछ सकता है कि जो मैच्योरेशन फेज़ है वो कब स्टार्ट होती है? अब वो वाउंड की इंटेंसिटी वगैरह तो नहीं बताएगा, ये जनरलाइज़ होगा तो जनरलाइज़ जो वाउंड है, उसमें हमने देखना है कि 5 से 7 दिन बाद इंजरी के ये शुरू होती है मैच्योरेशन। इसमें अब क्या-क्या होता है, देखिएगा जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है,
वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन और उसके नतीजे में बना हुआ है, अब वो फाइब्रस होना शुरू हो जाता है, ठीक है? फाइब्रस होना शुरू होगा और जो एपिथेलियल लेयर है, उसकी मैच्योरेशन होना शुरू हो जाएगी। वही पिछली बातें सारी रिपीट हो रही हैं मैच्योरेशन फेज़ की, जो पिछली पिक में भी आपको दिखाया। ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो सेल्स आ रहे हैं, कोलेजन वगैरह बन रहा है। ठीक है और कुछ एपोस्टेसिस भी होती है। एपोस्टेसिस का पता है आपको? प्रोग्राम सेल डेथ। कुछ यहाँ पे जो मतलब सेल्स वगैरह आ गए, डब्ल्यूबीसीज वगैरह आ गए, कोई एप वो जो प्लेटलेट्स वगैरह आए हुए थे, उनकी डेथ वगैरह भी शुरू होती है कि अब वो वहीं पे तो नहीं मौजूद रहने। और आखिरी स्टेज में जो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया खप-खपाया पड़ा है, उसने सेट होना है, ठीक है? अब रीमो इसको ज़रा थोड़ा जल्दी देखते हैं, 8 मिनट रह गए हैं लेक्चर में। तो इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाती है रीमॉडलिंग और स्कारिंग में। अब बॉडी ने दोबारा से जो वहाँ पे कोलेजन बन गया, डब्ल्यूबीसीज़, आरबीसीज़ और कोलेजन भी फिर कन्वर्ट होता है डिफरेंट टाइप में। वो मतलब लंबी डिटेल हो जाती है कि पहले टाइप कोलेजन की टाइप 3 होती है, फिर टाइप 2 होती है। कोलेजन प्रोड्यूस फिब्रोब्लास्ट कर रहे होते हैं। वो फिर मतलब सर्जरी से हट के दूसरे टाइप में चले जाएँगे हम कि उसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है? तो सिंपल ये समझिए कि आखिरी स्टेज के अंदर रीमॉडलिंग और स्कारिंग स्टेज में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन बंद हो गई, फिब्रोब्लास्ट जो कोलेजन प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका लेवल भी कम हो गया। उन्होंने कहा यार अब सुकून करो, अब बॉडी को दोबारा से वापस ले गए हैं, बड़े दिन हो गए, छुट्टी पे हैं, दोबारा से बॉडी के फंक्शन अपने करें। मायोइड डिफरेंशिएशन होती है फिब्रोब्लास्ट की। मायोइड से मुराद आप ले लें कि वो जो वहाँ का मसल्स है ना, वो के यहाँ पे किस टाइप के सेल्स आने चाहिए और फिब्रोब्लास्ट कौन से मौजूद रहने चाहिए, कोलेजन कितना बनना चाहिए, कितना नहीं बनना चाहिए। फिर इसमें क्रॉस लिंकिंग असल में जब वाउंड शुरू होता है, एक जगह मतलब वाउंड बना, फॉर एग्जांपल ये टिश्यू था, यहाँ पे वाउंड बन गया, तो शुरू के अंदर यहाँ पे ब्लड आया, जिसे हमने हीमोस्टेसिस कहा, फिर इन्फ्लेमेशन हुई, फिब्रोब्लास्ट आए। एक दफ़ा मतलब इस बाउंड को रोका गया। अब यहाँ पे इस तरह करके ये देखें मुख्तलिफ चीज़ें हुई, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पड़ गए, सारा कुछ हो गया। अब ये जो आखिरी स्टेज है ना, उसके अंदर उसने इस सारे मामलात को ठीक करना है। इन मामलात को ठीक करेंगे तो फिर वो दोबारा से ये इस तरह जो है, इसको वो ठीक करेगा, इसको जोड़ देगा। अगर बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो उसको कह देंगे जो है रीजनरेशन, जो पहली स्लाइड में बताया। अगर वो नहीं बिल्कुल ठीक होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाएगा, वो वेसल है या बॉडी टिश्यू है, वहाँ पे थोड़ा-सा उभार रह गया या जो है पहली पोज़ीशन में नहीं आया, तो उसको हम फिर रिपेयर कह देंगे। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है उसकी सेवेरिटी कितनी है। ये नीचे वाले पॉइंट्स में आपको बता रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था कि क्रॉस लिंकिंग होना शुरू हो जाती है कोलेजन की थिकर बंडल्स में। जो पहले कोलेजन की टाइप थी जो पिछली स्टेज में थी मैच्योरेशन में, वो कन्वर्ट होती है, ठीक है? वो टाइप 3 सिंपल ये समझ लें कि टाइप 3 कोलेजन कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है टाइप 2 में, ताकि स्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, पहले वाला स्ट्रक्चर हो जाए। पहले तो ज़्यादा थिकनेस थी ना वहाँ पे, कोलेजन जो था उसकी जो थिकनेस थी वो अलग टाइप की थी। यहाँ क्रॉस लिंकिंग होना, फॉर एग्जांपल एक टिश्यू था, वो आया इधर, ये देखें कि एक ये ब्लड वेसल थी या टिश्यू था, वहाँ आया और वहाँ पे इस तरह करके मैश बना कोलेजन का। लेकिन ओरिजिनल हालत में तो हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता, ठीक है? ये इस तरह है, थोड़ा पैरेलल है, तो वो स्ट्रक्चर कोलेजन का इस तरह होना चाहिए था। तो अब उसने उसको ठीक करना है, जो चौथी स्टेज है रीमॉडलिंग के अंदर। और आखिर में ऊपर जो है वो बार-बार यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होती है, कंट्रैक्शंस वगैरह होती हैं, प्रोटियोलिसिस होता है, प्रोटीन वगैरह जो आई होती हैं यहाँ पे या जो दूसरे स्ट्रक्चर आए होते हैं उनको खत्म किया जाता है और बिल आखिर जो टिश्यू है वो नॉर्मल टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेजेस हो गई 4 और इसके अंदर सेकंड इंटेंशन के अंदर देख लेना कि क्या होता है। पहले हम फर्स्ट अटेंशन की सारी चीज़ें देख रहे थे। फर्स्ट अटेंशन में मैंने बताया था कि वो सिंपल होता है, जिसमें जस्ट एक टक सा लगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टिश्यू है, यहाँ पे एक ये इंसाइज़ आपने किया है, तो इसके अंदर ज़रा सिंपल-सिंपल है कि किस तरह ठीक हुआ।
लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड इंटेंशन का वाउंड हुआ, सेकंड इंटेंशन में फॉर एग्जांपल बर्न हो गया है ये इधर, तो यहाँ पे फिर वो काफ़ी टिश्यू ना एपिथेलियल टिश्यू मिल रहा है कि जिसको ठीक करना है, ना पता चल रहा है कि इसकी हद जो है वो कहाँ तक है, इस तरह करके सारे ही जो है वो यहाँ पे निज़ाम दरम-बरम हुआ हुआ है। तो सेकंड इंटेंशन के अंदर क्या होगा, देखिएगा, पहले तो वो वही पॉइंट में वही बात बता रहा है जो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस कर ली कि एक्सटेंसिव लॉस ऑफ सेल टिश्यू हो जाता है, और ये आमतौर पे किस-किस में होता है, इन्फेक्शन, अल्सरेशन, एब्सेस और इन चीज़ों में होता है सेकंड इंटेंशन। फर्स्ट इंटेंशन हमने देख ली थी कि कोई अब्रेजन है, कोई कंटूजन है, कोई जो है रगड़ वगैरह लगी है, कोई छोटा-मोटा ज़ख्म है वो है। सेकंड में ये इन्फेक्शन है, अल्सरेशन है, एब्सेस है या लार्ज डिफेक्ट कोई आ गया है। और यहाँ पे वाउंड के अंदर टिश्यू डेब्रिस भी मौजूद हैं, ठीक है? एरिथ्रोसाइट भी मौजूद हैं, बैक्टीरिया भी मौजूद हैं। ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो अबंडेंट मिकदार में मौजूद है, और अगर इसको माइक्रोस्कोपी देखा जाए तो यहाँ पे न्यू कैपिलरीज़ बन रही हैं, फिब्रोब्लास्ट है, कोलेजन आया हुआ है, प्रोटियोग्लाइकन आया हुआ है, जो ग्राउंड सब्सटेंसेस वगैरह के तौर पे। बस वो ये सेकंड इंटेंशन में यहाँ पे वही जो मैंने आपको चार्ट में समझा दिया था। वो चार्ट बेसिकली यहाँ पे आना था, वो मैंने पहले आपको वो कवर करा दिया था कि ये डिफरेंसेस होते हैं फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन के। अच्छा, आगे चलिएगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या बात आ जाती हैं, दो टाइप की ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वाउंड हीलिंग के अंदर, ठीक है? दो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। नंबर 1, जब वाउंड हील हो रहा होता है तो फ्लैश, ये इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देख लीजिए। Sometimes the granulation continues to grow in abnormally large amount due to irritant movement or trauma which prevents healing. Or this condition is called as proud flesh or excess granulation tissue. ठीक है, ये पहली टाइप है। पहली टाइप में क्या होगा, एक्सोबिरेंट ग्रेनुलेशन या प्राउड फ्लैश, कि जो वहां पे हीलिंग हो रही है, जो टिश्यू बन रहा था ग्रेनुलेशन, वो एक्स्ट्रा बन गया। किस वजह से? वो कोई इरिटेंट हो सकता है, कोई मूवमेंट प्रॉपर वहां पे, मतलब अभी एक आपके जो कोई जॉइंट के ऊपर है, ठीक है, किसी जॉइंट के ऊपर आई है, फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट के ऊपर है, अब वो बार बार मूव कर रहा है, वहां पे ये स्ट्रक्चर बनना शुरू होते हैं, ग्रेनुलेशन बनना शुरू होती है, लेकिन वो क्या होता है, वो जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर टूट जाता है, दोबारा से ग्रेनुलेशन दोबारा शुरू हो जाती है, फिर वो टूटता है, फिर ग्रेनुलेशन हो जाती है। वो होते होते ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे ग्रेनुलेशन हो जाएगी, तो उसको एक्सोबिरेंट ग्रेनुलेशन या प्राउड फ्लैश कहा जाता है। दूसरी टाइप होती है क्लाइड, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ऊपर वाले के अंदर है ग्रेनुलेशन टिश्यू, इसके अंदर है कनेक्टिव टिश्यू। ये बेसिकली दोनों के अंदर फर्क है कि एपिथेलियम के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये जेनेटिकली भी होता है, और बाज़ का ये मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं वाउंड हीलिंग की। दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक होगी एक्सोबिरेंट ग्रेनुलेशन और दूसरी होगी केलॉइड। एक्सोबिरेंट के अंदर आपने बस जस्ट ये याद रखना है कि ग्रेनुलेशन की इशू होता है, और केलॉइड के अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू की जो है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, जिसकी वो बेहतर होने की बजाय, क्योंकि रीमॉडलिंग की तरफ नहीं आएगा वो, जो चौथी स्टेज हमने बताई पहली थी, और मसला ज्यादा खराब हो गया। ये हमारा लेक्चर था आज का। इसमें ये कुछ फैक्टर हैं, ये इजी हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं बाउंड हीलिंग में, विटामिन, प्रोटीन, सल्फर, जिंक, और मेटाबॉलिक में कोई डिजीज है, टीबी है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई है, या हार्मोन का मसला है,